गुड इवनिंग एवरीवन। भारत और चाइना के रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे। आई होप मेरी आवाज आप सुन पा रहे होंगे। ओके, तो कुछ तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशंस थे, इनिशियली किन बातों को लेकर रिलेशंस में खटास आई, यानी कि रिलेशंस इंडिया और चाइना के बीच में किन सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेन आया, मतलब आपस में मतभेद हुए। तो वो हमने बात की थी तिब्बत का इशू लेकर, या फिर चाइना की तरफ से और भारत की तरफ से दोनों का क्लेम करना अरुणाचल प्रदेश के कुछ टेरिटरी को लेकर, और साथ ही अक्षाई चीन के क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद था। और उसी को लेकर 1962 में एक युद्ध भी हो गया। 1972 70 के पीरियड में जाकर 1970 एंड ऑनवर्ड्स दोनों देशों के बीच में फिर कह सकते हो कि दोनों देश में लीडरशिप में जो चेंजेस आई, फिर नजदीकियां हुई, और पहली बार हम बात करते हैं अब रिलेशंस को अच्छा करने की तरफ में कौन कौन सी कोशिशें हुई। इससे पहले हमने दो तीन आपको पॉइंट्स बताए कि किन किन टॉपिक्स को लेकर कौन कौन से मैटर थे जिसको लेकर भारत और चाइना के बीच में रिलेशन बिगड़े, और उसका रिजल्ट रहा 1962 का वार। और 1962 के वार के बाद में 1970 तक कोई खास दोनों देशों के बीच में कोई एक्सचेंज ऑफ व्यूज डिप्लोमेटिकली नहीं हुआ, यानी कि दोनों की देशों सरकारों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। फिर उसके बाद में दोनों देशों में लीडरशिप में चेंज आने के बाद में 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए, बॉर्डर इश्यूज को दूर करने के लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए दोनों देशों के बीच में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द सेंस कि दोनों देशों के बीच में विश्वास जमे, एक दूसरे देश के ऊपर विश्वास कर सके, इसको लेकर। और फिर 1988 में राजीव गांधी ने चीन का विजिट किया। ठीक है, उस पीरियड में 1988 के पीरियड में अपने उस पीरियड में जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने चीन का विजिट किया। और विजिट करने पे किस मामलों के ऊपर बातचीत हुई, वही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। और भाई जो टेरिटरी जिसके पास में है वो उसकी टेरिटरी है, उस अब इसको लेकर कोई आगे मतलब स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। जो टेरिटरी आपके पास है वो आपकी, जो हमारे पास है हमारी, और इसको लेकर जो भी बातचीत होगी वो बातचीत से ही सुलझाने की कोशिश करेंगे, ना कि आपस में एक दूसरे के साथ में सैनिकों की कोई युद्ध या इस तरह की कोई घटना होनी चाहिए। इस दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। साथ ही मेन पर्पज क्या था कि दोनों देशों के बीच में व्यापार हो, तो चार जगह से रास्ते खोल दिए गए जहां से तिब्बत के थ्रू आप चाइना जाकर व्यापार कर सकते हो। ठीक है ना। फिर 99 में एक और कोशिश हुआ दोनों देशों के बीच में व्यापार, जो 99 से ये देखा गया कि जो उससे पहले से अगर को कंपेयर करें तो 1919 1999 व्यापार 30% ज्यादा हुआ। जो पहले व्यापार होता था बिजनेस, उसके बाद में व्यापार 30% ज्यादा, अपने आप में काफी ज्यादा हो जाता है 30% दो देशों के बीच में बढ़ जाना। फिर उसके बाद में 1999 के बाद में 2017 की बात करें, ये दिखा रहे हैं किस तरह से बिजनेस बढ़ता गया दोनों देशों के बीच में, ताकि हमने जो डिस्प्यूटेड इश्यूज थे उनको एक तरफ रख दिया कि भाई इस चीज के ऊपर डिस्प्यूट है, इसको लेकर हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, एमिकेबली मिलजुल के रिजोल्व करेंगे। और फिर व्यापार के ऊपर अगर ध्यान देते हैं दोनों के देशों के टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बिजनेस, ये बड़े इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसके ऊपर काम हुआ, 84 अरब डॉलर का व्यापार आ गया 2017 में दोनों देशों के बीच में, जो 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का था। कहां 33 करोड़ 80 लाख डॉलर और कहां 84 अरब डॉलर, यानी कि
दोनों देशों के बीच में मुद्दे थे, इश्यूज थे, डिस्प्यूट थे, उसके बावजूद दोनों ने व्यापार में बढ़ोतरी की दोनों देशों के बीच में। फिर कुछ मुद्दों को लेकर आपस में दोनों देशों के बीच में मतभेद भी चल रहे थे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। तो ये था विदेशों से ऊर्जा वगैरह जो एनर्जी लेते हैं, उसके फ्यूल वगैरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसके लिए जो पाइपलाइंस वगैरह बिछाने के काम है। मान लो कि हमको जाना है, हम ईरान से ले रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो बांग्लादेश के थ्रू हमको पाइपलाइन बिछानी है। तो यहां पर क्या कर रहा था, चाइना बांग्लादेश को अपने फेवर में ले रहा था कि इंडिया की पाइपलाइन मत जाने दीजिए। यानी कि फिर हमारे ऊर्जा सौदों को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद थे। फिर भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया 1998 के अंदर, पोखरण के अंदर। अब वो परमाणु परीक्षण को कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने कहा कि ये चाइना को खतरा मानते हुए ये परमाणु परीक्षण किया। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो किया गया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो इंडिया का है, वो चाइना के डर से किया गया है। तो ये कुछ इश्यूज थे। फिर उसके बाद में चाइना ने क्या किया, हम उसी के तुरंत बाद में पाकिस्तान ने भी परमाणु न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया 1998 में ही। तो उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना इतने साइंटिस्ट इतने एडवांस थे, तो कहा गया कि भाई चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो कहने का मतलब हम बता रहे हैं किस तरह से दोनों देशों के टर्म्स, किन किन बातों को लेकर दोनों देशों को टर्म्स खराब है। या फिर बांग्लादेश या म्यांमार जो भारत के पूर्व के अंदर है, यहां पर हम म्यांमार से हमने अपने रिलेशंस अच्छे रखे नहीं। मैं नहीं सुन पा रहा क्या कह रहे हो, ना मैसेज से क्लियर हो रहा है आप क्या कहना चाहते हो। आपको आवाज नहीं आ रही क्या? अरे इतने बच्चे बैठे हो, तनु मेरे को ये बताए, निखिल बताएं, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ओके, चलो ठीक है। अब देखो भाई, उषा दो बच्चों के पास पहुंच रही है और एक को नहीं मिल रही, तो अब मेरे पास में दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको ईयरफोन को हटा सकता हूं। लेकिन जब किसी एक बच्चे तक भी पहुंचती है तो मैं सोचूंगा कि मेरी तरफ से आवाज सही से डिलीवर हो रही है। फिर ये नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, वो कभी आपकी तरफ से भी हो सकता है, कभी मेरी तरफ से भी। तो मैं क्या करूं, आप मुझे सजेस्ट कीजिए मैसेज करके मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप अपनी तरफ से कोशिश करो, क्या हो सकता है बताएं मुझे, नहीं तो फिर आगे तो बढ़ना ही होगा ना। दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, और क्या अभी आ रही है उषा आवाज? जल्दी जल्दी बताएं। उषा अभी सुन पा रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा होगा शायद उसको, अगर सुनाई देता तो जरूर बोलती। खैर चलो मैं इसको हटा देता हूं। आ रही है उषा? मैंने हटा दिया है अपना ईयरफोन वगैरह। उषा तक नहीं पहुंच पा रही हमारी आवाज, तो हम एक बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते अगर उनको नहीं सुनाई दे रही तो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में। भारत ने म्यांमार के साथ में अपने रिलेशन शुरू से ही नहीं बनाए, अच्छे नहीं किए। और म्यांमार हमारे देश के पूर्व में, कुछ पूर्व के जो स्टेट्स हैं उनके साथ में बॉर्डरिंग है, बॉर्डर पे है। तो हमें उनका इंपॉर्टेंस को भूलना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने हमेशा इग्नोर किया
कारण यही था कि म्यांमार के अंदर जो है डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर सैनिक शासन है। ओके, म्यांमार के अंदर सैनिक शासन है, तो हमने उनके साथ में संबंध बनाए नहीं, और इस बात का बेनिफिट चाइना ने उठाया। चाइना ने क्या किया, म्यांमार के साथ में अपने मिलिट्री रिलेशंस बना के आज चाइना लगभग हमारे बॉर्डर तक पहुंच गया म्यांमार के थ्रू, ठीक है ना। तो इसी तरह से बांग्लादेश का भी इस्तेमाल करता है चाइना। तो ये तो कुछ कारण हुए किस वजह से भारत और चाइना के रिलेशंस, हम बिजनेस और ट्रेड्स को बढ़ा रहे हैं, लेकिन किस किस इश्यूज को लेकर दोनों देश के बीच में रिलेशंस खराब हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी, ये सब कुछ होते हुए भी, चाहे हम पाकिस्तान को वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा है, चाहे बांग्लादेश या म्यांमार के थ्रू हमको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब के बावजूद भी हम सैनिक स्तर के ऊपर भी, हमारे दोनों देशों की सेनाओं के बीच में भी बातचीत होती रहती है, जो इश्यूज हैं उनको सुलझाने के लिए, या फिर आपके सेक्रेटरीज हैं, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी बात होती है। कभी दिल्ली में बैठक होती है, कभी बीजिंग के अंदर बैठक होती है। आइडिया उसके पीछे ये है कि दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं उनको ठीक ठाक बनाया जाए। ये बात भी हमें नहीं इग्नोर करना चाहिए कि इतने जितने कि हमारे इश्यूज, जितने झगड़े पाकिस्तान के साथ हुए हैं 1962 के बाद में, कोई बड़ा इशू भारत और चाइना के बीच में अभी का, ये जो दोनों देशों की सेनाएं एक साथ में बनी हुई है लद्दाख के अंदर, उसको छोड़ दे तो बीच में कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ। कभी आपस में सैनिक हैं जो पेट्रोलिंग एक साथ में करते हैं बॉर्डर पे, वो आपस में धक्का मुक्की कर लेते हैं, बॉक्सिंग मार लेते हैं, लेकिन हथियार नहीं चलाते, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी घटनाएं मानी जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं चाइना के बाद में हमें दो देश और पढ़ने हैं, दक्षिणी कोरिया और जापान, कि भारत के जापान के साथ में किस तरह के रिलेशंस है। और जापान अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कंट्री है, बहुत एक छोटा सा देश, एशिया का डेवलप्ड कंट्री के अंदर उसी की गिनती होती है जो डेवलप्ड कंट्री है। और उसने, एक आपको बात सुनने में शायद अजीब लगे कि जापान के ऊपर जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उनके दो शहरों के ऊपर बम गिरा दिए, उसके बाद में जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और जापान, कहिए कि ये भी कह सकते हो कि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की देखरेख में बनाया गया, और ये भी कहा गया है कि जापान आगे भविष्य में अपनी सेना नहीं रखेगा। तो जापान का सेना नहीं रखने का मतलब दो उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों देखा जाए। और जापान ने खुद कहा था कि ये जो न्यूक्लियर वाली इंसिडेंट होने के बाद में जब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि भाई आगे भविष्य में हम कोई किसी अपने पड़ोसी देश को धमकी देने का काम नहीं करेंगे, किसी देश के साथ में कोई भी इश्यू होगा हम रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। और यह जापान के लिए एक अच्छा भी है, क्योंकि सेना के ऊपर किसी भी देश को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो जापान को ये बेनिफिट मिला। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जापान के पास सेना नहीं है। कई बार सुनने को मिलता है कि जापान की अपनी कोई सेना नहीं है, ऐसा नहीं है। जापान के पास में सेना है, और सेना के ऊपर अभी भी अपने बजट का काफी पैसा खर्च करता है। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि जापान जिस तरह की कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आज उसने अपनी सेना काफी कम रखी हुई है, जिस तरह की उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज्यादा रख सकता है। दूसरा यह है कि जापान का और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट है कि जब भी जापान को सेना की जरूरत होगी, अगर कोई खतरा होगा, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसकी मदद करेगा, और उसके बदले में अमेरिका को वो कुछ सालाना पैसे देता होगा। जैसे आपने भारत के इतिहास में भी जो मुस्लिम पीरियड है उसमें देखा होगा, जो ये अपनी ब्रिटिशर्स ने भी इस तरह से देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किया
कि कुछ राजाओं से उनकी सेना रखने के लिए मना कर दिया और जब जरूरत होगी उनको सेना पहुंचाते थे। तो ऐसे ही आज है। और एक और बात है कि जापान एक ऐसा कंट्री है जहां उसके पास में अपने नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन ना के बराबर है। किसी देश की भी इकोनॉमी ये बहुत ज्यादा इस बात पे निर्भर करती है कि ईश्वर ने उस देश को क्या दिया है गिफ्ट में के रूप में। ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में देने का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, गोल्ड, कॉपर, या फिर आपका ये आयरन और जितने भी अपने मेटल्स, नॉन मेटल्स जो भी धरती में मिलते हैं, कितना मिलता है। तो इस मायने में देखा जाए तो जापान काफी बदनसीब रहा है। उसके यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ना के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी जापान ने जिस तरह से प्रोग्रेस की है, तो विश्व के अंदर एक उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि प्राकृतिक संसाधन ना होते हुए भी कोई भी देश बहुत। यस यस, अगर आपके पास में आवाज नहीं पहुंच पा रही है उषा, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग होके आएगा, ठीक है। हाँ, तो जापान ने इस बारे में ये कोशिश किया कि नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बाद भी दूसरे देशों से नेचुरल रिसोर्सेज को लाना और उससे फिनिश प्रोडक्ट करके, लाइक भारत से जापान हमारे यहां से लोहा ले जाता है और उसके बाद में लोहे से बने हुए प्रोडक्ट भारत को देता है। तो इस तरह से जापान ने अपनी इकोनॉमी को, आप ये कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर दो कंट्रीज मामले में काफी माने जा सकते हैं। एक तो जापान हो गया और एक इजराइल। ये दोनों देश ऐसे हैं जिनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है इन दोनों देशों की। यहाँ पर लोगों के पास में नॉलेज है, पब्लिक पढ़ी लिखी है और मेहनत करने वाली है। और इसी के कारण चाहे इजराइल की बात करो, वो एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है और उनकी इकोनॉमी अपने आप में काफी बूम कर रही है, बहुत आर्थिक रूप से काफी ताकतवर देश है हर तरह से। सैनिक के हिसाब से देखिए, टेक्नोलॉजी के, सिमिलर कंडीशन एशिया के अंदर जापान की है। तो जापान ने काफी प्रोग्रेस की और प्राकृतिक संसाधन के ना होते हुए भी वो इस बात का क्रेडिट जाता है कि वहाँ के लोग बहुत ही काम करने वाले हैं, मेहनत कश है, करप्शन कम है और एजुकेटेड लोग हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं, विश्वास करते हैं। और आप देख सकते हो कि जापान किस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर, होम अप्लायंसेस के अंदर में काम किया। आपके इसमें पेज नंबर कितना है, ये पेज नंबर 63 के ऊपर दे रखा है जापान के बारे में। चाहे सोनी के प्रोडक्ट हो, पैनासोनिक, कैनन का कैमरा हो, सुजुकी की गाड़ी, होंडा, टोयोटा, माजदा, ये सारे जो ब्रांड है जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये सारे जापान के ब्रांड है। सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माजदा सब जापान के ब्रांड है। तो यानी कि जो टेक्नोलॉजी के मामले के अंदर जापान अपने आप में अपनी एक जगह है विश्व के अंदर उसने बना के रखी हुई है। जापान के पास में, जैसा मैंने बताया, प्राकृतिक संसाधन कम है। वो दूसरे देशों से रॉ मटेरियल लाता है और उसके बाद में उससे फिनिश प्रोडक्ट तैयार करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उसने काफी प्रोग्रेस की है। आपको पता है 1945 में उनके हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिए गए थे और उसके बाद में अमेरिका की देखरेख में उनकी इकोनॉमी को खड़ा किया गया। तब से वो काफी प्रोग्रेस किया। 1964 में उन्होंने आर्थिक सहयोग विकास संगठन, जिसको कि आप अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, ओईसीडी का सदस्य बन गया। ओईसीडी का सदस्य बनना मतलब ज्यादातर यूरोप के देश हैं ओईसीडी के सदस्य। और ये नाम से जैसे आपको पता है, जो देश इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर
काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादातर यूरोप के कंट्री में, जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, या फिर यूके हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सारे देश हैं। जापान और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट ये ही है कि जब जापान के ऊपर कोई सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका उसको सैनिक सहायता पहुंचाएगा। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है उषा, सिर्फ एक कारण नहीं है, लेकिन जितने भी कारण हैं उनमें से ये भी एक कारण है कि उसको अपनी मिलिट्री के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ रहा। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फिर भी वो अपने देश की इकोनॉमी का काफी सारा पैसा लगा रहा है मिलिट्री के ऊपर, ऐसा नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि जापान ने ये कहा कि हम सेना नहीं रखेंगे, या बहुत पार्शली नाम के लिए, एक रस्म के लिए रखेंगे सेना अपने देश में। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही ये बात डिक्लेयर कर दी थी, और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से दबाव में भी कहा गया। आप मान सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा कि जब आपको सेना की जरूरत पड़ेगी हम प्रोवाइड करेंगे, और उसके बदले में आप हमें कंपनसेशन देंगे। ठीक है ना। ये बुक में मिलता है, अगर आप कहीं डीपली इसके बारे में पढ़ोगे, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। बताते हैं, आगे पढ़ते जाओ, बताते अभी आएगा इसके बारे में। डब्ल्यूटीओ में ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो के आप ये कह सकते हो यूनाइटेड नेशन के अंदर उसका इन्फ्लुएंस है, ना कि डब्ल्यूटीओ के अंदर इन्फ्लुएंस की बात आ रही है। किस तरह से है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के लिए जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड के अंदर कंट्री, ठीक है ना, तो उसमें अमेरिका के बाद में जापान ही है जो सबसे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है। बता रहा हूं, उसी को बता रहा हूं, आगे चलिए बताते हैं। तो एक तो यह है कि 2017 में जापान की जो इकोनॉमी है, 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था है वो विश्व के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है ना। एशिया के देशों में अकेला ही जापान G7 का देशों में शामिल है। तो G7 मैंने बता ही दिया, ज्यादातर G7 के कंट्रीज वही देश हैं जो यूरोप के देश हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन हो गया। तो इन देश जो 7 देश हैं G7, उसमें जापान एशिया का एक अकेला देश है। ठीक है ना। और आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का 11वां स्थान है, बहुत ज्यादा इसके बाद इंपॉर्टेंस की नहीं है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश है जापान। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में, वही मैं बोल रहा था, तुम गलत बोल रहे हो उषा, संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूटीओ में अंतर है बेटा। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है जो सबसे एक उच्च संस्था है, और डब्ल्यूटीओ उसकी एक ब्रांच मान सकते हो। ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन को अपने काम चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। विश्व के सभी कंट्री जो यूनाइटेड नेशन के हैं, उनमें से जो भी जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, सब पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, सेकंड नंबर पे जापान है, ये बता रहे हैं बस। इतना बताया है उसने, इतना बोला है। डब्ल्यूटीओ नहीं है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। वो बोल रहे हैं कि जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान देता है। यानी कि जितना भी पैसा संयुक्त राष्ट्र संघ को जाता है सभी देशों से मिलके, उसका 10% पैसा जापान देता है। ठीक है ना। अब 10% पैसा देने का मतलब ये हुआ कि उसका वहां पर पूछ तो होगा ही। तुम सोचो कि घर के अंदर कोई, किसी भी परिवार में
कोई एक आदमी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और बाकी जितने भी मेंबर है उनमें उनका कंट्रीब्यूशन उसके 10% भी नहीं हो रहा है, तो उसकी जो सबसे ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी पूछ तो रहेगी कि नहीं। बस वही बात है सिंपली, और कुछ नहीं। तो जो यूनाइटेड नेशन के ऊपर उन्हीं देशों का दबदबा है, वर्चस्व है, हेजमोनी है, उनकी दादागिरी है, कुछ भी कह लीजिए, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर में पैसा सबसे ज्यादा दे रहे हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन की ब्रांचेस हेडक्वार्टर जिस देश में है, या उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, या फिर जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है ना, तो उनकी चलेगी। आप अंबाला जब कोई भी कंपनी है, कंपनी के मालिक या कंपनी के मेंबर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स सब बावल की कॉन्स्टिट्यूंसी से है, और बावल एक पूरे हरियाणा के अंदर एक तहसील है समझो, तो सबसे ज्यादा उस कंपनी के अंदर किसकी चलेगी? जो जहां से उसके हेडक्वार्टर ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जो सबसे ज्यादा पैसा लगा रहा है। सेम बात है। 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। ये जो मैं बात कह रहा था वो आ चुकी है अभी बात, ये बोल रहा है ना 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। तो सुरक्षा गठबंधन का मतलब यही है कि जापान को जब भी सेना की जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका सैनिक सहायता देगा उसको। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग या धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखना पड़ा अमेरिका के दबाव में। जब अमेरिका ने परमाणु हथियार गिरा दिए, उसके बाद में जापान के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो गया। जापान की इकोनॉमी को, जापान को दोबारा से खड़ा करने की जिम्मेवारी अमेरिका ने ली, और अमेरिका की देखरेख में वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो अमेरिका ने ये सारी चीजें लिखवा दी कि आगे से भाई जापान किसी दूसरे देश को धमकी नहीं देगा। अरे बेटा ये चीजें कहां मैटर करती है, कब जापान ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया? जो चीजें मैं कह रहा हूं सारी चीजें जो आपकी बुक में नहीं है वो चीजें मुझे भी कहीं से सोर्स से देखनी होती है। इस चीज में आप बताओ हाउ इट इज रिलेटेड विद द योर टॉपिक। आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझिए। जो चीजें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है वो मुझे भी कहीं से देख के ही बतानी होगी। आप चाहते हो मैं आपको बता दूंगा कब जापान ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है इसमें ये कहीं दे नहीं रखा है, तो मुझे भी कहीं से देखकर ही आपको इन्फॉर्म करना होगा। अब जैसे उषा पूछ रहे हो सर टाइटनिक के कितने टुकड़े हुए? सर टुकड़े टुकड़े हुए के, तो उषा मुझे बताओगे हाउ इट इज रिलेटेड विद द योर सब्जेक्ट, या कोई जीके है क्या? हमें सिर्फ उस टाइम में ये समझना होता है कि टाइटनिक जहाज को कंपेयर किया गया है कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, और इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया बनाने में। हमारे को रिलेशन ये दिखाना था। लेकिन अगर टाइटनिक के सर कितने टुकड़े हुए, नीदर आई हैव सीन द टाइटनिक जब सैंक हुआ, नोर आपने देखा है। लेकिन हाँ इतना मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, जो पिक्चर में देखते हैं उसमें उसके 2 टुकड़े हुए, लेकिन अगर आप गूगल पे ढूंढोगे तो आपको कहीं पर उसके 3 टुकड़े हुए करके दिखाया हुआ मिलेगा। लेकिन ये चीजें आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, इतना मैं जानता हूं। चलो अच्छा है। नहीं मैं बता रहा हूं, कहीं सर ये ना लगे कि सर ने ये बात क्लियर नहीं की, क्योंकि इसमें क्लियर करने से भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सर के पास में सारा, मतलब मेरे पास में कुछ मैं खोल के नहीं रखता हूं। जब आपको पढ़ा रहा होता हूं
तो मेरे पास में बुक रहती है अवेलेबल, और साथ में जो अभी तक हमने नॉलेज ली है या फिर जो अभी तक देखा है कि हमारे सब्जेक्ट में कहाँ तक रिलेशन है, उसके अलावा अगर कोई चीज पूछोगे तो ऑब्वियसली मुझे कहीं से जानकारी लेनी होगी। और क्योंकि मुझे ये लगता है कि फिर तुम कभी क्वेश्चन पूछ के दोबारा उसको पूछते ही नहीं हो, तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि भाई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, बस सर से पूछ लिया हमने। तो उसको दिखाने का मतलब मैंने फिर देखा भी कि पूछ रहे थे तो चलो, ऐसा नहीं है कि जब आप बोलते हो तो मैं उस चीज को ढूंढता नहीं हूं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो चीजें शायद उसके रिलेशन में नहीं थी, उन सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, और ना ही कभी ये पूछे जाएंगे। लेकिन एक नॉलेज को गेन करने का कोई इसकी कोई सीमा नहीं होती है, कहाँ तक भी हम जान लें फिर भी वो कमी ही रहता है नॉलेज। खैर, अच्छी बात है, लेकिन डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप के बारे में हम आपको देखकर बता देंगे, अपने टॉपिक में कभी नहीं बना, क्योंकि टोटल 193 या 94 कंट्री हैं। तो डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप कब ने और कितने कंट्री ने कब कब लिया, इसको एक याद कर लेना, ये काफी एक डिफिकल्ट टास्क होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से याद रखते हैं। जैसे उस दिन आप पूछ रहे तो शार्क के कंट्री, तो हम मैप को देख के याद रखते हैं कि हमारे दिमाग में इस तरह से ही बैठा के रखते हैं चीजों को कि जो हरियाणा इंडिया के बॉर्डर के स्टेट्स हैं या फिर उसके नेबरिंग कंट्री है, वो सारे के सारे शार्क के हैं। लेकिन आप लोग जब भी वो बोलते हो, डिनाई करते हो कोई भी चीज को, तो आप गूगल पे देख कर करते हो। हम आपको बताते वक्त ना तो कोई गूगल का सहारा ले रहे होते हैं, ना कहीं किसी चीज का। अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम कहेंगे कि आपको कल बताएंगे, या जब दोबारा पूछोगे तब बताएंगे, या फिर हमारे को जितनी नॉलेज है। तो नॉलेज यही कहती है कि जितने भी बॉर्डरिंग आपके कंट्री हैं वो सारे शार्क के मेंबर हैं। तो हमने आपको जब बताने लगे तो मैंने एक एक कंट्री को सीक्वेंस में उठा लिया। सबसे पहले मैंने नॉर्थ वेस्ट से अफगानिस्तान को उठाया, फिर पाकिस्तान से। और यही तरीका होता है किसी चीज को सीखने का, ना कि तुम याद कर पाओगे ना। 94 देश हैं जो आप कभी याद नहीं कर पाओ, उसको करने का तरीका यही है। किसी चीज को भी जब मैं आपको मैप समझाने लगता हूं तो फिर आप लोग मैप करने से हिचकिचाते हो। सब चीज को समझने का तरीका यही है। फिर मैंने आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर उसके बाद में नेपाल लिया। हाँ, सिक्किम और नेपाल के बीच में भूटान है, मैं भूल गया। लेकिन मैंने फिर जो ईस्ट का देश है, आपके साउथ ईस्ट में है, जो एशिया के साउथ ईस्ट में जो आसियान का मेंबर है, वो गलत म्यांमार को ले लिया, जबकि हमने भूटान को छोड़ दिया था। फिर हमने उसके बाद में नीचे के आपके श्रीलंका हो या फिर मालदीव को ले लिया। तो चीजों को कंसेप्ट के हिसाब से सीखो। कंसेप्ट यही कहता है हर चीज को मैप, जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो तो उसका मैप जरूर रेफर कीजिए। अब ये बातें आपको कब समझ में आएगी, आप इसकी इंपॉर्टेंस कितना समझते हो लाइफ में, वो आप जानो। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीका वही होता है, वो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे, आ जाइए फिर जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। मैंने सोचा तो ये था कि आपको दक्षिण कोरिया भी करा दूंगा, आज जापान पे ही खत्म करते हैं। तो राष्ट्र के संप्रभु अधिकार, भाई यानी कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कंक्लूड कर देते हैं, ये बात लिखा अमेरिका के दबाव में, कि हम किसी देश को धमकी नहीं देंगे और ना बल प्रयोग का प्रयोग करेंगे, और जब भी हमें सेना की जरूरत होगी हम अमेरिका के साथ में सैनिक एग्रीमेंट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आज भी आज भी जापान का सैन्य व्यय, सेना के ऊपर व्यय है, वो अपनी देश की जीडीपी का 1% खर्च करता है। और ये अगर अपनी जीडीपी का 1%, जापान की जीडीपी कम नहीं है, उसका 1% करना, इसका मतलब वर्ल्ड के आप इतने कंट्री के बीच में वो 7वां देश है जो सबसे ज्यादा देश की सेना के ऊपर खर्च करता है। तो इतना कम भी नहीं खर्च कर रहा है कि हम ये बोलें कि जापान अपनी सेना के ऊपर खर्च नहीं कर रहा है। लेकिन कहा यह जाता है कि जापान के अपने पास कोई सेना नहीं है। ये तो फैक्ट है कि जापान के पास में सेना नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है।
जापान के पास सेना है, लेकिन वो जितना रखने की कैपेबिलिटी रखता है उतनी सेना उसके पास नहीं है। बस आपको इतना ही जानना है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर अब आप अनुमान लगाइए कि भाई ये जितना आपने पढ़ा कि G7 कंट्री के अंदर है, वो मेंबर है, उसके यहाँ पे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, यूनाइटेड नेशन को कंट्रीब्यूशन वो 10% करता है। तो ये सब देखने से ऐसा लगता है कि जापान को भी हम एक अल्टरनेटिव सेंटर या न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में देख सकते हैं, कि जापान को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब आप भारत की बात करोगे तो भारत से ऊपर आएगा जापान, ठीक है ना। देश विश्व के अंदर अगर कोई ताकतवर देश में बात करोगे तो जापान का जो पायदान है वो ऊपर है, इजराइल का ऊपर है, और फिर भारत है, ठीक है। तो इसके बाद में आपका दक्षिणी कोरिया रह जाता है। दक्षिणी कोरिया के बाद में फिर आपके पास में नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, और उस चैप्टर में आप अपने पूरे दक्षिण एशिया के जितने भी कंट्री हैं, जो आप शार्क के कंट्री पढ़ रहे थे, अब शार्क के कंट्री का मुझे कौन गिनाएगा, कौन कौन से कंट्री है, दोबारा से कोई गिनाएगा, बगैर देखे हुए गिनाएगा? कोई भी? आसियान के कंट्री गिनाएगा कोई? ऊषा? मैं हटा देता हूं मैं इसको। नेहा, आसियान के जितने मेंबर्स कंट्री है गिनाओ। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। अरे बेटा 10 कंट्री हैं वहां पर, इसलिए मैं बोलता हूं नेहा या फिर किसी सारे बच्चों के लिए कि मैप के ऊपर काम करना शुरू कर दो। और ये आसियान का मैप तो मैं तुम्हें क्लास में ही दिखा चुका था, करा चुका था, कितने बार सारे कंट्री का गिनाया। और जब तक नहीं हो सकता, जब तक आप अपने दिमाग के अंदर उस मैप को, उसका फ्रेमवर्क अपने दिमाग में ना बैठा लो कि सबसे ऊपर कौन सा देश है, फिर उसके बाद में कौन सा देश है, उसके साथ में उसके वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, जब तक उनके लोकेशन को नहीं बनाओगे दिमाग में हो नहीं सकता कि आपको, ठीक है आप आसियान के कंट्री को याद कर लोगे, मैंने मान लिया कुछ बच्चों की मेमोरी होगी ठीक ठाक, लेकिन ये मेमोरी कब तक काम करेगी? अरे कोई मैटर नहीं करता, मैं जो बता रहा हूं, आप जो बातें बता रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश कीजिए बस। मेरा ये कहना है, उसका कंक्लूजन मेरा ये है कि आप प्लीज और प्लीज आप इंपॉर्टेंस दीजिए मैप को। मुझे पता है, मैं मान मान लेता हूं आप 5 6 7 गिना पाओगे, कितने ग्रुप को गिना पाओगे? कितने ग्रुप्स की बात करेंगे हम पूरे इसमें? पूरी आपकी बुक के अंदर यही सब कुछ पढ़ना है। और जब मैप आपके समझ में, जब ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री तीनों एक साथ चलती है, इसलिए आपके 8 सब्जेक्ट में इनको एक साथ में रखा गया है। जब भी आप बात करोगे श्रीलंका के बारे में तो आपको श्रीलंका की ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी। श्रीलंका की जब ज्योग्राफी देखोगे तभी आप उसके पॉलिटिकल रिलेशंस को समझ पाओगे, क्योंकि उसके आजू बाजू में देश है, उनके साथ में उनके रिलेशंस कैसे होंगे। और साथ ही साथ आपको हिस्टोरिकल रिलेशंस भी देखने होंगे कि श्रीलंका पहले वहां पर किस तरह के शासन था। तो तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। अब हिस्ट्री आपको मिल जाएगी इस पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस तो इसका सब्जेक्ट ही है। और ज्योग्राफी के लिए आपको मैप पढ़ना होगा, और जितनी वो जल्दी आपको बातें समझ में आ जाए उतनी अच्छी है। करना शुरू कर दो, मैप के ऊपर ध्यान दो, हर चीज का मैप मैं आपके पास में, आपके जो ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर भेजता जाऊंगा, और उसका मैप का प्रैक्टिस कीजिए। जब
आप ये सब प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से डेवलप हो जाएगा। आप ये बताओ मेरे को नेहा, कल ज्योग्राफी की क्लास थी? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ली थी तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं पूछ रहा आपने ली थी या नहीं, या ज्योग्राफी का था क्लास? निखिल क्लास था ज्योग्राफी का कल? यस सर। तो तुमने लिया था? यस सर। चलो ठीक है, कोई क्लास मिस मत करो, सभी का क्लास लीजिए, इक्वली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कल दक्षिण कोरिया को करा देंगे, कल तो संडे हो गया, मंडे को दक्षिण कोरिया करा देंगे। उसके बाद में पूरा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको पूरे साउथ एशिया के कंट्री के बारे में बात करेंगे, जितने भी आपके बॉर्डर में हैं सबके साथ उसका हिस्टोरिकली उठा के देखेंगे, कैसे था वहां पर, किस तरह का शासन था, और भारत के साथ में सारे देशों के रिलेशंस की बात करेंगे, चाहे वो बांग्लादेश के रिलेशंस की बात हो, पाकिस्तान के रिलेशंस की बात हो, या फिर आपके चाइना की बात आ जाएगी। च- चाइना के बाद में बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, और साथ ही साथ आपके श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, सभी देशों के साथ में। कुछ नहीं है, सिंपल। जब तक आप इसको कहानी को एक सरदर्द समझोगे ना, ये सरदर्द ही करेगी। जब आप देखो समकालीन दक्षिण एशिया, तो आप आज मैंने बता दिया तो ये आपका फर्ज बनता है, अब आपको देखना चाहिए, सीधा का सीधा गूगल में देखो कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से कंट्री हैं, और उनका मैप देखो, उनकी लोकेशन देखो। इतना देख के एटलीस्ट कल मेरे साथ में बैठो। ये तो होता है कि सिंसियर बच्चों का काम। मैप को अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, जापान कब बना उसका देख के मैं कल जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, या मैं आपको सबको बता दूंगा WTO की मेंबरशिप कब ली जापान। ठीक है, नाउ यू आर अलाउड टू एग्जिट।